issues. जनाब विरोध क्यों करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 33 से कम नहीं चलेगा। Questions that matter. Trade between Commonwealth countries and all. There is no growth as such. Answers for the people. ब्लॉक लेवल पर आम जनता से संपर्क करके small parties are coming up. Broadening the conversation. We don't have to destroy to the constitutional apparatus. लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी है। In talks with Rajiv Mishra every Saturday 8 p.m. in Special Guest only on Lok Sabha Television. ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की। हालांकि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो इस कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक धारा है 498A जिससे दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और श्याम जी ने जो ब्रेक से पहले सवाल पूछा उसका जवाब हम वत्स जी से लेते हैं। वत्स जी, क्या कहना चाहेंगे आप? श्याम जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आपकी बेटी के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार उसकी ससुराल वाले कर रहे हैं उसमें आप निसंकोच होकर किसी दबाव में ना आकर पुलिस में उसकी FIR लिखवाइए। 498A के तहत और 406 जो सामान आपसे जबरदस्ती लिया गया है उसका आपको ये अधिकार है भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में कि आप कोर्ट के जरिए उसकी रिकवरी भी करवा सकते हैं। और आप किसी रिश्तेदार के, पड़ोसी के या अपनी लड़की के ससुराल वालों के दबाव में मत आइएगा। इस तरह का दबाव लड़की के साथ अन्याय है ही है। इससे दूसरे लोगों को भी दहेज मांगने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। अनु जी, अगर अब बात की जाए ग्रामीण इलाकों की, आपको क्या लगता है ये 498A या ये कानून, क्योंकि दहेज जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी उतना ही फैला हुआ है जबकि ज़्यादा फैला हुआ है, अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों की तो क्या 498A के बारे में इतनी जागरूकता है लोगों को कि वहाँ पे भी दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं या ये सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित रह गया है? मुझे तो लगता है कि ग्रामीण इलाकों में तो लगता है कि केस रजिस्टर ही नहीं होते होंगे, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटाती होंगी औरतें कि वो अपने पति के खिलाफ और अपने ससुराल वालों के खिलाफ, क्योंकि ये प्रथा हमने कही थी कि सालों साल से ये लेन देन का हिसाब किताब चलता आ रहा है, ये आज से नहीं है, तो हमारे देश भारत के साथ जुड़ा हुआ है, तो हर कानून कोई ना कोई कस्टम्स से जुड़ा रहता है, तो ये कस्टम्स तो हमेशा से थे और अभी भी चल रहे हैं। तो देखा जाए छोटी जगहों पे जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते और पुलिस वगैरह से वैसे ही डरते हैं, क्योंकि पुलिस भी शोषण करती है, ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ पे एक ना के बराबर मामले होते हैं। जी अमित जी, सेफ फैमिली फाउंडेशन में क्या ग्रामीण इलाकों से लोग आपके पास आते हैं? जहाँ तक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो कि ये दर्शाएं कि ग्रामीण इलाकों में इसका मिसयूज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट क्या कहते हैं आंकड़े? ग्रामीण इलाकों से भी हमारे पास उतनी ही कंप्लेंट्स आती हैं और ग्रामीण इलाकों में भी कन्विक्शन रेट उतना ही कम है। ग्रामीण इलाकों में भी पाया गया है कि अगर 1000 मामले दर्ज हो रहे हैं तो उसमें 2% का भी कन्विक्शन रेट नहीं है। तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर भी जितने भी मामले दर्ज हो रहे हैं वो ज़्यादातर झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ तबका ज़रूर ऐसा होगा कि जहाँ तक ये कानून पहुँच नहीं पा रहा है, जहां इस कानून के पहुंचने की जरूरत है वहां ये पहुंच नहीं पा रहा है, और जहां ये इस्तेमाल किया जा रहा है इसका सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। अनु जी, आप सहमत नहीं अमित जी के? ये कहना ठीक नहीं होगा कि क्योंकि कन्विक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब मामला झूठा है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी जजमेंट्स में कंपाउंडिंग का उन्होंने एक तरह से इनकरेज किया है। तो जहां केसेस कंपाउंड हो रहे हैं और केस स्क्वॉश हो रहे हैं समझौते से, तो उसमें कन्विक्शन का या केस के ट्रायल का चलने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब केस ही आपस में सेटल हो गया तो कन्विक्शन की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए शायद बिकॉज ऑफ द स्टेट एजेंसीज और मीडिएशन सेल्स और ये जितने भी आ गए काउंसलर्स,
तो वो काउंसलिंग से रफा दफा केस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि केस झूठे हैं जी, ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक केस फाइल किया जाता है 498A का, तो आज की डेट में इतना मिसयूज बढ़ गया है कि 498A के साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लगा दिया जाता है, उसके बाद CRPC 125 भी लगा दिया जाता है। ऐसे 4-5 प्रावधान हैं जिसके अंडर मेंटेनेंस के लिए एक महिला जा सकती है, और मेंटेनेंस चाहे उसको सिर्फ एक प्रावधान में मिलेगी, लेकिन सिर्फ हैरेसमेंट के लिए 4-4, 5-5 कोर्ट्स में एक आदमी को जाकर अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है। इतनी हैरेसमेंट के बाद कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर एक्सटॉर्शन करके आदमी पैसे दे देता है, और इस एक्सटॉर्शन से बचने के लिए, और उसमें आप कह दें कि कन्विक्शन नहीं हुआ, तो आप देखिए कि उसमें जो ट्रायल है वो कन्विक्शन से भी ज्यादा पेनफुल है। आपको ये सच्चाई लगती है वत्स जी? देखिए, ये मामला बिल्कुल भ्रांतियों के आधार पर कहा जा रहा है। मैं आपको इसमें 2-3 स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हैं वो देना चाहता हूं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज आज भी इस धरातल पर बना हुआ है कि जब हम बात करते हैं पिछड़े हुए इलाकों की और ग्रामीण इलाकों की, कि आज भी लड़की को ये अधिकार नहीं है कि वो अकेली जाकर अपने हक की लड़ाई के बारे में, थाना कचहरी तो छोड़ दीजिए, कि वो किसी प्रबुद्ध महिला के पास जाकर उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम तथाकथित आंकड़ों के आधार पर ये कहें कि दहेज के केसों में कन्विक्शन रेट 1 या 2% है, इसके बारे में सच्चाई से ये बिल्कुल विपरीत है। आजकल हर लड़की का माँ बाप ये चाहता है, समाज की दृष्टि बदल गई है। जब बच्ची शादी करती है पढ़ लिख कर, तो आज उसकी उम्र, पहले जो शादी 15, 16, 17, 18 साल पर हो जाती थी, आज लड़कियां की शादी 25, 26, 27 और कई बार तो 30 साल पर जाकर होती है जी। उसके बाद ये उसके माँ बाप के दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं 7-8 साल इस मुकदमे को लड़ूंगा तो मेरी बेटी की उम्र 48-40 साल के आसपास हो जाएगी, और इसका आगे का जो सेटलमेंट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग जानबूझकर सच्चा केस होते हुए भी उस केस में समझौता करते हैं और वो केस को वापस ले लेते हैं। एक ये आप मजबूरी मानेंगे? मजबूरी मानेंगे। नंबर 2, इसके साथ एक जुड़ी हुई और बहुत अहम बात है, लोगों को, जो समाज में बहुत प्रबुद्ध भी लोग हैं और जिनको कानून की जानकारी नहीं है, जैसे कि अभी मेरे दोस्त अनुज जी भी बता रहे थे, 125 केवल महिलाओं के लिए नहीं अधिकार है। 125 अगर पति नहीं कमाता है और उसकी पत्नी कमाती है, और वो पति भी पत्नी से खर्चा ले सकता है, एक नाबालिग बेटी भी खर्चा ले सकती है, एक नाबालिग बेटा भी खर्चा लेते हैं, और वृद्ध माँ बाप भी खर्चा लेते हैं। तो इसलिए खर्चा लेना स्पाउस की यह जिम्मेदारी है कि एक स्पाउस अगर नहीं कमाता है तो उसने जो शादी की है, हमारे यहाँ शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी प्रकार का, उसमें उसका भरण पोषण करना दूसरे स्पाउस की आवश्यकता है। जी। परेश पांचाल जुड़ रहे हैं गुजरात से, पूछते हैं आप। गुजरात साबरकांठा साटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। जी परेश जी पूछे। शादी से कितने तक ये फरियाद कर सकती है महिला, एक ये है जी। कितने साल तक शादी हो जाती है, कितने साल तक वो ये कंप्लेंट कर सकती है कि दहेज मांगा जा रहा है, एक बात ये जी। तो मैंने देखा कि कानून बनाती है हमारा लेजिस्लेचर और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कोर्ट के द्वारा जी। तो कॉन्ट्रास्ट उसके दोनों के बीच में भी खड़ा हो जाता है। और कहूंगा कि ओके, थैंक यू जी। परेश जी, आपको ये मैं बता दूं कि दहेज की शिकायत करने के लिए कानून के अंदर कोई भी समय सीमा की अवधि नहीं दी गई है। जब भी किसी विवाहित महिला को किसी समय भी प्रताड़ित किया जाए, वो दहेज की प्रथा के खिलाफ शिकायत कर सकती है। दूसरी बात, कोर्टें जो हैं वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। सरकार जो हमारा लेजिस्लेशन है वो कानून बनाता है, और जो हमारा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। बिल्कुल। न्यायपालिका का काम है उसको कानून की दृष्टि से उसका समझौता करना। बिल्कुल सही बात। आंकड़ों को दहेज से की बढ़ोतरी रोज एक आपको स्टोरी जरूर मिल जाएगी कि कहीं ना किसी राज्य में एक दहेज से मौत हो रही है और कन्विक्शन रेट भी उससे बहुत कम है। फिर आपको लगता है कि इस कानून में बदलाव लाने की जरूरत अभी भी है, क्योंकि मौतें बढ़ रही हैं। मैं भी वही कह रही थी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल, कि ये प्रथा
जो मतलब जब से भारत है तब से मेरे ख्याल से ये प्रथा है। तो कानून अब आया है पर प्रथा तो शुरू से है, तो रहेगी भी। जिस तरह से अब थोड़ा सा ये है कि हमें इस थोड़ी अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी। और जो आप बात करिए डाउरी डेथ, ये तो रोज रिपोर्टेड होती हैं। इट्स अ वेरी शॉकिंग स्टेट, बट उसमें कन्विक्शन रेट जो कम है वो इसलिए क्योंकि ये देखा जाता है कि शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है जी। तो ससुराल में कोई ऑब्वियसली सारे मतलब देयर इज नो वे कि वो अपने लिए कोई प्रूफ इकट्ठा कर सके। वो इकलौती होती है और उसके खिलाफ अगर कोई साजिश करना चाहे तो बहुत आसान है उनके लिए, और उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही कन्विक्शंस, और उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में एक इन्फरेंस 113B भी है जिसमें कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को माना जाता है। उसके बावजूद भी कन्विक्शन रेट कम है क्योंकि ये तो माना जाता है कि जिसके दिमाग में शैतान है, जिसने कुछ करना है, वो एविडेंस भी साफ कर देता होगा। तो जी जरूर ये बहुत है। आप सहमत नहीं है? मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूं। देखिए, दहेज हत्या जो मौत का केस होता है, मर्डर का केस होता है, उससे भी एक बहुत ही सीरियस मामला है कानून की दृष्टि में। हमारे यहाँ केवल ये नहीं है कि सर्कमस्टांसेस इकट्ठे करें या ना करें जी। सबसे पहले वो लोग 3 कारणों से छूट जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि वो जो लड़की मर गई है, जिसको मार दिया गया है, उसके खुद के परिवार वाले आसपास के दबाव में आकर जो चीजें उन्होंने देखी हैं वो कोर्ट के सामने जाकर कहना नहीं चाहते। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोगों की कमी नहीं है कि जैसे दहेज हत्या हो गई तो उसके दूर के रिश्तेदार, आसपास के लोग, पड़ोसी जाकर कहते हैं आपकी लड़की तो चली गई, अब आपको क्या जरूरत है, उनको सजा मिल भी जाएगी तो क्या होगा। इससे उनको डिमोरलाइज फैक्टर काम करता है। और तीसरी बात यह होती है कि हमारे यहां कई बार जब किसी के व्यक्ति के घर से उसकी बेटी मर जाती है तो एकदम उसको एक बयान देना पड़ता है, और दहेज हत्या में एसडीएम के सामने बयान दिया जाता है। तो कई बार उसकी मां से बयान दिलवाया जाता है, जो कई बार सदमे के कारण सही बातें नहीं बता पाती हैं। उस कमी का लाभ उठाकर कोर्ट कचहरी से वो छूट जाते हैं। चलिए अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। अनुजी, 1 मिनट के लिए मैं आपको रुकना चाहूंगी। राजदीप है मध्य प्रदेश से। राजदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? राजदीप जी, आप लाइन पर हैं? जी राजदीप जी, सवाल पूछें। जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन हमारा घर है बिहार, और हमारे भैया की लड़के का शादी हुआ झारखंड में, बोकारो में जी। और वो शादी हुए मुश्किल से 3 महीना की लड़की हमारी बिहार में रही, और उसके बाद वो लड़की चली गई, अपने भाई की शादी था उसमें बोकारो, और बोकारो जाने के बाद बोली कि हम मैके मैंने ससुराल हम आएंगे नहीं। उसके बाद 2 साल ये लगभग ऐसे काट दी, और अभी जाकर 498A का जाकर केस कर दी है, जिसमें से हमारी माँ, हमारे बाबूजी 80 साल के, हमारे भैया, हमारे भाभी, हमारा भतीजा जिसकी शादी हुई, और हमारी 2 बहन मतलब बुआ लोग जो मैंने जिसकी दूरी मतलब 400 किलोमीटर है। अब हम लोग को हर तारीख अभी तो एंट्री सेक्रेटरी बिल लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के हम मुक्त किए, मतलब 4 लोगों का बेल हो चुका है, 5 लोगों का अभी लड़का का बेल हुआ नहीं, और लड़की वाले लोग दबाव दे रहे हैं 20 लाख रुपया दो, कोई 30 लाख रुपया दो। हम लोग तो शादी तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर ली है जी। राजीव जी बताइए, हम लोग गरीब आदमी 20 लाख रुपया सेटलमेंट के लिए कहाँ जाए? और हमारे घर से हम लोग बिहार में पटना के रहने वाले हैं, वो लोग बोकारो के रहने वाली है, तो इसकी दूरी में 400 किलोमीटर है। अब 400 किलोमीटर जाना आना, केस में खर्चा, हम लोग गरीब आदमी लोग कहाँ से पूरा करें? हम तो थोड़ा पैसा कमाते हैं, हम लोग भाई लोग दूसरे स्टेट में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई में रह के। जी राजीव जी, हम आपकी बात समझ चुके हैं, और आपके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद अमित जी से जरूर लेंगे, क्योंकि अमित जी इस पर बेटर एक्सपर्ट हैं और अपनी राय देंगे आपको। लेकिन आपको ये जुड़े रहना होगा लीगल पॉइंट के साथ, क्योंकि अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। और आज दर्शकों, हम बात कर रहे हैं दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग के बारे में। आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ।
औरत के आंगन में झांकने की, एक पहल उसके नजरिए को समझने की, एक कदम औरत के एहसास को संवाद देने की ओर, एक कार्यक्रम जो हर हफ्ते रूबरू कराएगा औरत की बदलती पहचान से। जानेंगे क्यों है जद्दोजहद आंचल में आकाश को समाने की। तो देखना ना भूलें आंचल में आकाश, सिर्फ लोकसभा टीवी पर। इस भागती दौड़ती दुनिया में लगता है जैसे परेशानियां आपको ढूंढकर निशाना बना ही लेती हैं, जिसमें एक आम आदमी टूट कर रह जाता है। मैंने बैंक से लोन लिया था और बैंक वाले अब मुझको चीट कर रहे हैं। मेरा टेलीविजन अभी वारंटी पीरियड में है, लेकिन कंपनी वाले इसे ठीक करने से मना कर रहे हैं। आरटीआई के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मेरे पास आजकल बहुत ज्यादा ही वर्गर मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं अननोन नंबर से। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया। प्रॉपर्टी में मेरा भाई हिस्सा नहीं दे रहा है। ऑफिस में कई बार ईव टीजिंग जैसी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया था, अब वो कंपनी जो है डीलिस्टेड हो गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? पासपोर्ट मिलने में मुझे डिले हो रहा है, बताइए मैं क्या करूं? मुझे दिन भर में बहुत सारी फेक मेल्स आती हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्डर मेरे फ्लैट का पोजीशन टाइम से नहीं दे रहा है। मकान मालिक लगातार किराया बढ़ाता जा रहा है। मेरी पेंशन रुकी है, मैं क्या करूँ? आपकी परेशानियों से जुड़ी एक अहम समस्या कानूनी उलझन बनकर सामने आती है, और हमारा जवाब है लीगल पॉइंट के इस आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल की। और राजदीप ने जो सवाल ब्रेक से पहले पूछा था, राजदीप जी, अमित जी आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो आप जरा गौर करके सुन लीजिए। राजदीप जी ने ये जो बात बताई है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से 498A का मिसयूज किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आपको आपके ऊपर एक गलत केस, एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, अब आपको उसको फाइट करना है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। आपके पास प्रावधान है। अगर आप सेफ फैमिली फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी देखें तो हमारी बहुत से शहरों में काउंसलिंग और मीटिंग्स होती हैं। दिल्ली में हर शनिवार को 4 से 6 बजे पटियाला हाउस में, मध्य प्रदेश से हैं अमित जी, तो मध्य प्रदेश इंदौर में भी हमारी मीटिंग्स होती हैं। ये सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे हैं, जहां पर हम काउंसिल करते हैं, बताते हैं कि आपको अपने केसेस में आगे क्या करना है और क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ये उसका भी फायदा उठा सकते हैं। जी वत्स जी, क्या कहना चाहते हैं आप? राजदीप जी, आप जिस इलाके में रहते हैं और जिस तरह के आपके हालात हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निकलिटीज से आप नहीं वाकिफ होंगे, इसलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। एक तो जो भी आपकी बहनें हैं जो 400 किलोमीटर दूर पर रहती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर डेट पर आएँ। आपने जिस वकील साहब को वहाँ कर रखा है, उन वकील साहब को बताइए, पहली बात तो ये बताइए कि उनकी एक परमानेंट एग्जम्पशन होती है कि उनको नहीं आना पड़ेगा तारीख पर। और ऐसे हालात में जो मैरिड लड़की होती है और जो 300-400 किलोमीटर दूर होती है, सबसे पहले तो उनकी आप परमानेंट एग्जम्पशन लीजिए। नंबर 2, आपकी बहनों के खिलाफ जो झूठा केस डाला है और 80 साल के माँ बाप के खिलाफ जो डाला है, निस्संदेह ये उन्होंने गलत किया है। और आप अपने राज्य की उच्च न्यायालय में जाइएगा और उनके खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट ऐसे हालात में ऐसे प्रावधान है कि उनके खिलाफ एफआईआर क्वेश कर देगी। आप ये मेजरमेंट लीजिए। जी अनु जी, अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जैसे कि
हर सेगमेंट में बात कर रही थी कि संशोधन की ज़रूरत है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ आप चाहती हैं, कौन से ऐसे प्रावधानों को आप चेंज करना चाहती हैं, बदलाव लाना चाहती हैं, या कहाँ हमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गवर्नमेंट ऑर्डर हैं कि पुलिस डायरेक्टली केस रजिस्टर ना करे, उससे पहले CAW विमेन सेल में जाता है, तो दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, वेरीफाई करने का ऑर्डर हर जगह हो, और अगर FIR उस पर फिर भी उसके बावजूद उसमें कोई ऑथेंटिसिटी हो, ट्रूथ हो, तो DCP के ऑर्डर के ऊपर ही FIR 498A में हो ही जाए। इस तरह का अगर गवर्नमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर कंट्री बाकी स्टेट्स में भी हो जाए, तो उससे आई थिंक झूठे केसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। पहली चीज तो ये जी। दूसरी चीज ये, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि इसमें झूठे केसेस के बाद क्या होता है, तो सेक्शन धारा 182 में झूठे केसेस के खिलाफ आप केस डाल सकते हैं जी। तो वो भी आई थिंक जैसे कि ये अपने पैनल में ये दे कैन ऑलवेज गिव दिस काउंसलिंग कि झूठा केसेस में आप आगे फाइल करें लड़की के खिलाफ जी। तीसरा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ही जहाँ पे दहेज देना और लेना दोनों ही सजा मानी जाती है, मतलब गलत माना जाता है, तो उसके लिए भी लड़के जा सकते हैं लड़की वालों के खिलाफ, मतलब ये भी डाला जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइल करना चाहिए केस, जहाँ पे कि इस प्रथा को इनकरेज किया जाता है। आफ्टर ऑल अगर इस प्रथा को रोका ना जाए, दोनों तरफ से रोकनी पड़ेगी, लड़की वालों को भी रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस कार्यक्रम का आखिरी कॉलर के बाद कुलदीप जी हैं, ये पंजाब से। कुलदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार जी, तुसी इतना बढ़िया मुद्दा लेके टीवी टाइम, बहुत शुक्रिया जी। जी धन्यवाद कुलदीप जी, सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं कहना चाहता सी भी जेड़ा एक दहेज का केस है बिल्कुल गलत होंदा है, सिर्फ कल्ले लड़के दी होना चाहिए जी। अगर कोई मंगदा दहेज, वैसे तो 1% सही होंदा जी 100 चों, अगर कोई मंगदा कल्ले लड़के दी होना चाहिए, सारे टब्बर नूं ही बन दिंदे नहीं पैसे लेने दे मारे जी। कुलदीप जी, हाँ जी, जेडे ब्राउन जागट वाले वीर जी गल कर रहे हैं, बहुत सही गल कर रहे हैं जी। कुलदीप जी, हाँ जी, इन्होंने ग्राम की गल करिए जी, इसी तरह ही होंदा जिवें ये कह रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है जी। जी कुलदीप जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अमित जी, आप कहना चाहते थे कुछ? मैं कह रहा था कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ किताबों में रह गई है। कोई भी डाउरी प्रोविजन एक्ट में आज तक दहेज देने वाले को कभी भी सजा नहीं दी जाती, केसेस फाइल ही नहीं किए जाते हैं। और जो आज की डेट में ये जो बिग फैक्ट इंडियन वेडिंग्स का चलन चल रहा है, जब शादी होती है तो सब कुछ अपनी बेटी को स्त्री धन के नाम से दिया जाता है, लेकिन जब रिश्ते नहीं चल पाते, उसमें खटास आ जाती है, उसमें मनमुटाव आ जाता है, तो जब ये कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं तो वही स्त्री धन बाद में डाउरी का नाम दे दिया जाता है। जी जी। बस जी, अब आप लीगल दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप क्या मानेंगे कि अब ज़रूरत क्या है? आज के स्थिति को देखते हुए अब इस कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है? क्या सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए अब इस पर? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी कानून का जब दुरुपयोग होने लगता है तो भारतीय संविधान के तहत लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ है जी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दहेज कानूनों की समीक्षा के लिए 2 बार सरकार को कहा है जी। और इससे पहले हमारे एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मलिमठ, उनकी कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दी हुई है। इसके आधार पर अब केंद्र सरकार इस बात को, केंद्र सरकार के पास ये विचाराधीन है कि वो इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, और मेरे विचार में इसको रिकंसीडर करके इस कानून में ये बदलाव जरूर लाना चाहिए कि परिवार के सब लोगों को, लड़की जिसका भी नाम अपनी मर्जी से, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, जिसका उसकी डे टू डे की लाइफ में कोई दखल नहीं है, उन लोगों को इस दहेज कानून से एक्सक्लूड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अभी कॉलर ने हमें बताया था कि लड़के की बुआएं जो 25 साल से पहले शादी हो चुकी है और 400 किलोमीटर रहती हैं, उनका कोई किसी प्रकार का डे टू डे की लड़की की लाइफ में दखलंदाजी नहीं है। इस तरह के जो एक्सटेंडेड फैमिलीज के रिश्तेदार हैं, उनको दहेज कानून से बाहर करना चाहिए, और जो मुख्य अभियुक्त होता है दहेज मांगने वाला, वो लड़की का पति होता है। उस पति के तहत के खिलाफ जरूर केस को करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए इसको बेलेबल करना चाहिए। मेरी ये राय है इसमें।
जी, क्या एग्री, मैं भी ये मानती हूँ। आप मानेंगे कि इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी आने की जरूरत है इस लॉ में? थोड़ी हद तक। अभी इट इज टू प्रेमेच्योर, क्योंकि अभी इतने, मैं जैसे बोला 1983 में आया अमेंडमेंट, लॉ ही अभी आया है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि थोड़ी सेटल होने के लिए। तो थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल टू द एक्सटेंट, जैसे इन्होंने वत्स साहब ने कहा कि उसमें जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए ये बेलेबल कर दिया जाए। मेन जो अक्यूज्ड है हस्बैंड, उसके लिए बेशक नॉन बेलेबल रहे, बट बाकी रिलेटिव्स के लिए। 1983 को 30 साल हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल कोई बहुत रीसेंट लॉ नहीं है, और इसका इतना मिसयूज है। जैसे कि वत्स साहब ने बिल्कुल सही बताया कि लॉ कमीशन की 2 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया है जो आप बता ही चुके हैं पहले, इसको बेलेबल बनाया जाए। तो क्यों इसको बेलेबल नहीं बनाया गया आज तक? इसमें इसको बेलेबल बनाया जाना चाहिए। और जितने भी पुरुष विरोधी पक्षपाती कानून हैं, ये सब जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने चाहिए। जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ लिखा हुआ है वहाँ पे स्पाउस लिखा होना चाहिए, और वहाँ पे पर्सन लिखा होना चाहिए। जहाँ पे मैन एंड वुमेन लिखा है वहाँ पर स्पाउस लिखा होना चाहिए। सो इस तरीके से जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए जाने चाहिए, और जो भी इनका मिसयूज कर रहा है, जो भी कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उसी कानून के तहत होना चाहिए। जैसे एक 498A है, वैसे ही एक 498B होना चाहिए कि अगर पाया गया कि इसका मिसयूज हुआ है तो 498B के तहत वो तो आपको अमित जी पहले बताया है ना वत्स साहब ने, वो दूसरे आईपीसी की धारा में जो वत्स साहब ने बताया है, जो पर्जरी लॉज हैं वो बहुत कमजोर हैं। आप देखिए प्रैक्टिकली उनका कोई यूज नहीं हो पाता है। जितने भी अब्यूजर्स हैं कभी भी उनको कड़ी सजा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग और भी बढ़ रहा है। सिर्फ आप कोर्ट में जाएंगे, आप फाइल करेंगे, थोड़ी सी उनको उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जी देखिए, कानून जो है हमेशा, कानून जो क्रिमिनल ऑफेंस को दबाने के लिए बनाया जाता है, वो कानून हमेशा ही जो दबा हुआ व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसके लिए कानून बनाया जाता है। बिल्कुल। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि लड़कियों को के साथ कोई अन्याय नहीं होता है और इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। ये कानून बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया, इस कानून में कुछ बदलाव करने चाहिए जिससे गलत लोगों को ना फंसाया जा सके, इसका दुरुपयोग रोका जा सके। बिल्कुल सही बात। अमित जी, आप आखिरी में कोई मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे या कोई जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि जो पुरुष इस स्थिति से गुजर रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरीके के जो पुरुष विरोधी कानून हैं, इस वजह से आज की डेट में पुरुष भी प्रताड़ित हैं। आज हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, इस तरीके के कानून की वजह से इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। आप पिछले 2011 के अगर आंकड़े देखें तो 62,000 शादीशुदा पुरुषों ने आत्महत्याएं की हैं, और जिसका सबसे बड़ा कारण घरेलू वाद विवाद है। दैट मीन्स हर 9 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है, और जो मैंने आपको पहले आंकड़े बताए, हर 5 मिनट में एक अरेस्ट किया जा रहा है, हर 23 मिनट में एक महिला को, जो कि ये कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए थे, क्या माएं, बहनें, भाभियां, चाचियां वो महिलाएं नहीं हैं क्या? जी। सिर्फ एक जो बीवी है वही महिला है। पर ये तो मानना ही पड़ेगा कि दहेज तो शादी के समय औरत से ही मांगा जाता है और लड़की वालों से ही मांगा जाता है, पुरुष से तो नहीं मांगा जाता। तो इसमें पीड़ित सिर्फ औरत और लड़की और उसके माँ बाप ही रहते हैं। हम मिसयूज की बात कर रहे हैं, मिसयूज की बात रहते हैं, पर लॉ और इस कानून के आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मिसयूज के बारे में बात जी। अमित जी, जैसा कि सबने कहा कि इस कानून में थोड़े संशोधन की जरूरत है, ये सब मानते हैं। और बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि क्या ये दहेज उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून बनाया गया है उस पर नरमी बरतना जरूरी है कि नहीं। लेकिन ध्यान देने की ये भी बात है कि कोई लोग अगर अपने फायदे के लिए इस कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सरकार को इस पर जरूर गौर करना चाहिए और इस फैसले के साथ आना चाहिए ताकि सबको इंसाफ मिल सके। आप तीनों स्टूडियो में आए, इतनी अहम राय, इतने एक्सपर्ट व्यूज आपने दिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप अभी भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी कोई राय इस कार्यक्रम के बारे में रखना चाहते हैं या कोई कानूनी विषय हमारे जरिए आप उठाना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं, लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 11
0001। आप हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ईमेल पे अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कानूनी विषय हमारे जरिए उठाना चाहते हैं तो ईमेल पे आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आप हमारा नोट कर लीजिए, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय के साथ लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए लोकसभा टीवी।